हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 2019 का एंड टर्म पेपर सॉल्व करेंगे ईएमएफटी का, आईपी यूनिवर्सिटी का। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 इन विच ऑल द पार्ट्स आर कंपल्सरी। ओके, एंड in coming parts we will discuss unit wise questions also. Okay, so let's just start with question number 1. So a part says okay, convert point 1, 3, 5 from Cartesian to cylindrical and spherical coordinate system. Okay, so we have three type of coordinate system that we have to study: Cartesian, cylindrical and spherical. एक पॉइंट है जो हमें 1, 3, 5 दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे तीन वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई जेड, ये हम सब जानते हैं। एंड सिलिंड्रिकल में होते हैं रो फाई जेड, स्फेरिकल में आर फाई थीटा। ओके, तो बेसिकली इस पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में हमें पता होना चाहिए कि रो फाई और जेड एक्स वाई जेड की टर्म्स में क्या होते हैं, ऐसे ही रो आर फाई थीटा एक्स वाई जेड की टर्म्स में क्या होते हैं। तो यहाँ पे रो जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये सभी चीजें हम क्लास में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसके डायग्राम्स वगैरह बना करके। तो आप इनको रेफर कर सकते हैं कि फॉर्मूले आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ओके, तो यहाँ पे x और y और z की वैल्यू हम पुट कर देंगे। x 1 है, y यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 1, y इज इक्वल्स टू हो गया 3 एंड z इक्वल्स टू 5 हो गया हमारे पास। ओके, तो ये फॉर्मूला गया रो का। पहला जो वेरिएबल है, यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है वो भी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा z स्क्वायर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे z स्क्वायर का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फाई जो है, अच्छा यहाँ पे रो थीटा और फाई होते हैं, आगे पीछे हो गए हैं ये। एनीवेज, तो फाई जो है वो दोनों जगह सेम होता है y अपॉन एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो जहां भी एंगल निकलेगा वहां पे हमें टेन इनवर्स की मदद से निकालना है। ठीक है, तो ये तीन एंगल हैं, तीनों सिस्टम में मिलाकर के केवल तीन ही एंगल हम कैलकुलेट करते हैं और तीनों के तीनों टेन इनवर्स की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फाई की अगर हम बात करें दैट इज टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, थीटा जो है वो होगा टेन इनवर्स अंडर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड। तो देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि टेन इनवर्स लेने के बाद थीटा के लिए, टेन इनवर्स लेने के बाद अगर आप रो और जेड का रेशियो लेते हैं तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। और जेड तो सेम ही है, इसीलिए इनका रिप्रेजेंटेशन भी सेम है। ठीक है, तो जेड हमारा दोनों जगह सेम है, सेम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ओके, तो ये इस तरह से हमें याद रखना है कि फाई दोनों जगह सेम है। आर और रो में क्या रिलेशन है, सिर्फ यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और थीटा की अगर हम बात करें तो रो अपॉन में जेड जो हो जाएगा वो हमारा टेन इनवर्स रो अपॉन में जेड क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। बस अब इसे मैं वैल्यूज पुट करके हम आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ स्मिथ चार्ट। तो स्मिथ चार्ट जो होता है ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, या ग्राफिकली ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है इनपुट इम्पिडेंस के बारे में, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में, स्टैंडिंग वेव रेशियो एटसेट्रा के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। तो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है या सर्किट है फॉर दैट मैटर, ठीक है, तो उसके लिए हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लेकर के आते इसको डिराइव करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के लिए या जेड इनपुट इम्पिडेंस के लिए, जब हम इसको डिराइव करते हैं तो हम देखते हैं एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बनाता है जिसको यूनिट रेडियस की। ठीक है, तो एक यूनिट रेडियस का सर्कल बन जाता है यहाँ पर, और यहां से ये सर्कल शुरू होते हैं। तो कुछ इस तरह से इनपुट इम्पिडेंस के सर्कल हमारे बनने शुरू होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही ये सर्कल्स बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात करें तो उसके इसको भी हम साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो हमारा इस वीडियो का पर्पस है वो उसको हम बेसिकली डाइवर्ट हो जाएंगे उससे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस इतना आप याद रखिए कि एप्लीकेशन ऑफ स्मिथ चार्ट क्या है कि इनपुट इम्पिडेंस, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, स्टैंडिंग वेव रेशियो एटसेट्रा हमें कैलकुलेट करने के लिए काम आता है हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में या फिर ट्रांसमिशन लाइन्स में। इसी को अच्छे से हम लैंग्वेज में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट की अगर हम बात करें
C part is define E electric field intensity and D electric field density. Okay. Give also the relation between E and D. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज. ठीक है. तो बेसिकली अगर एक Q चार्ज F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो किस फील्ड में रखा है? F अपॉन Q फील्ड में रखा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम D की बात करें, D जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, या फिर इसे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी हम बोलते हैं. इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई. अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर पॉइंट चार्ज के लिए हम देखें तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R के. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए. अच्छा, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये Q चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा किसी पॉइंट पर, इस Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर या ए बी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम ले लें तो उस पर कितनी फील्ड है, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये किस मीडियम में रखा हुआ है. ठीक है ना. अगर ये वैक्यूम में रखा हुआ है तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं. अगर ये किसी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है, किसी और मीडियम में रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इफेक्ट. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी भी चार्ज के लिए सेम होगा किसी भी मीडियम में. क्यों? क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करके मिलता है. ठीक है. तो D इज एक्चुअली एप्सिलॉन टाइम्स E. ओके. तो होगा क्या कि जो भी परमेबिलिटी है, परमिटिविटी है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट मिलता है. दैट मींस ये जो D हमें देता है, अगर हम इसी सेम फॉर्मूले के लिए अगर हम यहाँ पे D लिखना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर R कैप. तो यहाँ पे कहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं है. दैट मींस D इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम, तो इस पे डिपेंड नहीं करता. तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ. इट इज अनदर लॉ दैट वी हैव सीन. ये हमने 12th क्लास में भी देखा था. तो हम जब 12th क्लास में इसको देखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा होता है, B डॉट dl का क्लोज्ड इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, या फिर म्यू आई और म्यू आई. वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. तो मीडियम होगा तो म्यू लिख देंगे. नहीं, अगर एयर सॉरी वैक्यूम के अलावा या फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम होगा तो म्यू लिख देंगे, अदरवाइज म्यू नॉट लिख देंगे. ठीक है. परमेबिलिटी. अब हम जानते हैं कि इस म्यू नॉट को अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये क्वांटिटी जो होगी B अपॉन में म्यू नॉट बन जाएगी, विच इज H. तो H क्या होता है? B अपॉन में म्यू नॉट होता है. ठीक है. तो अगेन जैसे ही आप इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर म्यू नॉट नहीं रहा. अच्छा, H जो हो गई क्वांटिटी, वो अगेन फिर से जैसे यहाँ पर D है वैसे यहाँ पर H है. एच भी क्या हो गया यहाँ पर? इंडिपेंडेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, उससे मीडियम से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि जैसे बी का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. जब हम बी के लिए रिलेशन लिखते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आता है. तो वो यहाँ पर म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होने के बाद हमें एच मिलता है. दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम इसको बोलते हैं. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. तो कोई भी मैग्नेट या करंट मूविंग चार्ज जब भी किसी भी मीडियम में रखा हो, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने वाला है. अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, तो आप उसकी मीडियम की परमिबिलिटी से इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इससे कितना बेनिफिट हमें मिल रहा है कि एक बार आपने बस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, अब इसके बाद जब भी आपको फील्ड चाहिए, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब भी आपको चाहिए, बस आप उसकी परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है. तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको स्टेट करना है वहां पर. ठीक है. और यहाँ पर ये है एम्पियर सर्किटल लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म. ठीक है. ये इंटीग्रल फॉर्म में है. नेक्स्ट देखिए, ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है ना, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है. तो क्लोज लाइन इंटीग्रल जो होता है वो एक ओपन सरफेस बनाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक क्लोज लाइन ले ली. ठीक है. एक सर्कुलर फॉर्म में या किसी भी शेप की ले लूं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ले लेता हूँ.
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये एक ओपन सरफेस बना रही है ना, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ओपन और क्लोज सरफेस क्या होते हैं। तो ये एक ओपन सरफेस बना रही है। क्लोज सरफेस जैसे कि एक कंप्लीट स्फीयर, ठीक है, और ओपन सरफेस जैसे कि हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है ना। तो एक बाउल जो होता है वो ऊपर से खाली होता है, वो उसका सरफेस कंप्लीट नहीं है, इट इज नॉट क्लोज टू इटसेल्फ, तो इसलिए हम उसको ओपन सरफेस बोलेंगे हेमिस्फेरिकल बाउल को। और स्फेयर को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सरफेस। तो यहाँ पर ये जो प्लेट टाइप स्ट्रक्चर हो गया सर्कुलर या डिस्क टाइप, यहाँ पर डिस्क टाइप स्ट्रक्चर हो गया, और ये रेक्टेंगुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम बोलेंगे ओपन सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन इंटीग्रल को हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी, डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी ओपन सरफेस के लिए, ठीक है, किसी भी ओपन सरफेस के लिए अगर हम कर्ल ले लें उस सरफेस के अलॉन्ग, ठीक है ना, उस सरफेस के अलॉन्ग कर्ल ले लें, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट फील्ड वेक्टर, ठीक है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड वेक्टर अलोंग द पाथ एनक्लोजिंग द सरफेस। तो हमने क्या किया है, यही स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे हमने यूज किया है। तो स्टोक्स थ्योरम में हमने यूज किया है, तो हमारे पास ये आ गया इक्वल टू दिस। सो दिस इक्वल्स टू आई इज रिटन हियर, और इसको हम क्या, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम ये क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो सो दिस इक्वल टू आई, अगेन आई जो है हम उसको लिख सकते हैं करंट डेंसिटी की टर्म्स में। तो आई जो है दैट इज अ करंट, जे जो होगा वो होगा करंट डेंसिटी, दैट मींस करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया। अगर उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें या इस एरिया के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा। तो किसी भी सरफेस के लिए हमने एक डीएक्स एरिया ले लिया, डीएस, और इसको इंटीग्रेट कर दिया, इससे जितना करंट पास कर रहा है, करंट डेंसिटी जो है वो हमने लिख लिया यहाँ पे जे, और इसको पूरे सरफेस के लिए जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे सरफेस से कितना करंट पास कर रहा है दैट वी कैन फाइंड आउट। ओके, तो आई को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने इसको कैसे फिजिकली इंटरप्रेट करना है और कैसे मैथमेटिकली लिखना है, दोनों यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं and we will get this relation, ठीक है। कर्ल ऑफ H is equals to current density, it is एम्पियर सर्किट लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो आप ये दोनों फॉर्म वहां पे लिख दीजिएगा, बेहतर रहेगा। ये बीच का डेरिवेशन यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टेट करने के लिए केवल, तो बस आप स्टेटमेंट दीजिए, इंटीग्रल फॉर्म में लिख दीजिए और डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए और पैरामीटर्स बता दीजिए क्या चीज क्या है, दैट इज इनफ, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचना है इसका रिव्यू भी हमने यहाँ पे कर लिया, क्योंकि बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बोले कि इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाइए, उसको डिराइव कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट की बात करते हैं। Prove that magnetic field has no source or sink, no source or sink, कोई सोर्स या सिंक नहीं होती। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर आप एक बार मैग्नेट कंसीडर कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है, और मैग्नेट के अंदर भी कंटिन्यूअस होती है। इट इज अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। तो अब अगर आप सिर्फ इस फील्ड लाइन को देखें, ये कुछ इस तरह की है, ऐसे जा रही है, तो क्या आप बता सकते हैं ये कहां से शुरू हो रही है कहां से एंड हो रही है? तो इसकी कोई शुरुआत कोई एंड नहीं आप बता सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर ये हमने वायर ले लिया है, इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे हमने शो कर रखा है। और ये जो प्लेन जिसमें जिसमें आपकी स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक पाथ ले लिया है, ठीक है ना, एम्पीरियन लूप ले लिया है। इसमें फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही होगी, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ से एंड हो रही है? तो इसका कोई स्टार्ट या एंड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सोलेनोइड में भी हम देख सकते हैं कि एक तरफ से फील्ड निकलती है दूसरी तरफ एंटर हो जाती है, तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट और एंड नहीं बता सकते, ठीक है। तो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की अगर हम बात करें, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो उसका कोई सोर्स या सिंक नहीं होता, ठीक है। और सेम चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस this is also called as Gauss's law in Gauss's
लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉसेस लॉ कहलाता है। देखिए स्टेटमेंट क्या है मैग्नेटोस्टैटिक्स में कि बी डॉट डी एस क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हमने ई डॉट डी एस निकाला था तो वहां पर वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है, या डी डॉट डी एस निकाला था तो वो क्यू के इक्वल आ जाता है गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी क्लोज्ड सरफेस लेंगे उससे जितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उतना ही फ्लक्स हमेशा लीव कर रहा होगा। जब भी आप क्लोज्ड सरफेस लेंगे, ये क्लोज सरफेस नहीं है बट इसको इमेजिन कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे कोई स्फेयर मान लीजिए आप इस तरह से, बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया बट आई थिंक यू कैन इमेजिन। तो यहाँ पर अगर हमने कोई मैग्नेट ले ली है या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही होगी वो कभी ना कभी घूम करके कहीं ना कहीं से घूम करके यहाँ पे एंटर भी कर रही होगी। तो सपोज कीजिए यहाँ पे बार मैग्नेट रखिए एन और एस, तो एन यहाँ से फील्ड निकल रही है और एस में एंटर कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा उतना ही एंटर कर रहा होगा, तो हमेशा नेट फ्लक्स जीरो रहेगा, विच इज शोन बाय गॉसेस लॉ। और मैथमेटिकल फॉर्म जो हो गई सेम स्टेटमेंट के लिए वो ये हो गई इंटीग्रल फॉर्म, और इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंशियल फॉर्म हमारी ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, फिर से ये क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है। इस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट दिस रिलेशन। ओके, सो डाइवर्जेंस ऑफ V इज इक्वल टू 0। और डाइवर्जेंस को भी हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि डाइवर्जेंस क्या, कि कितना फ्लक्स किसी सरफेस से निकल रहा है, क्लोज सरफेस से कितना निकल रहा है, आउट फ्लक्स बेसिकली बताते हैं, वो यहाँ पे जीरो आएगा ही आएगा क्योंकि नेट आउट फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ द मीडियम एंड ऑल्सो गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है। उससे पहले हम थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट अपना रिकॉल कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मूव करती है, जैसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इस एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वो ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जाती रहती है, ठीक है ना, साइनसॉइडली। लेकिन ये कब ऐसे जाएगी, जब आपका मीडियम जो होगा वो लॉसलेस मीडियम होगा, मतलब या तो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक हो, तो क्या होगा कि लॉसेस नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो गिरेगा नहीं। ठीक है, लॉसी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिरने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिरने का मतलब क्या है कि उसकी पावर कम हो रही है, बेसिकली दैट मींस लॉस हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो या तो लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक हो, ठीक है, या फिर वैक्यूम हो, तो वहां पर तो ये ऐसा रहता है। बट अगर हम बात करें गुड कंडक्टर की, गुड कंडक्टर या लॉसी डाइलेक्ट्रिक, तो दोनों ही कंडक्ट करने वाले हैं चीजें। तो जब भी हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टिंग मीडियम की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड जो होता है एक्सपोनेंशियली हमारा गिरना चला जाता है। ठीक है, अब ये कितना इसको भेद रहा है, ठीक है, कितनी, जैसे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में या गुड कंडक्टर में जब वेव एंटर करेगी तो 34% तक, अप्रोक्सीमेटली 34% तक कब वो हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड बेसिकली, वो उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। कितना दूरी तक मीडियम में जाने पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 34% रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड आवर पेनिट्रेशन डेप्थ, जिसको हम डेल्टा से यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये गुड कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर हम बात करें, देखिए ये तो बेसिक फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि वेव इक्वेशन में e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा जेड ये जो टर्म आती है, इसकी वजह से एम्पलीट्यूड जो होता है डिके होता है। हमारा एक्सप्रेशन आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई नॉट इज इक्वल ई एक्स इज इक्वल्स टू ई नॉट दिस ऐसा करके एक्सप्रेशन आता है हमारा। तो उसमें ये वाली जो टर्म है यहाँ पे फिर कॉस की टर्म आ जाएगी, तो ये जो टर्म है इसकी वजह से डिके हो रहा है, ठीक है ना, और बेसिकली इसी क्वांटिटी की वजह से होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, ये तो हर जगह वैलिड है, ठीक है, लेकिन अल्फा की वैल्यू जो होती है गुड कंडक्टर के लिए और डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग अलग होती है, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो अल्फा की वैल्यू गुड कंडक्टर के लिए, जनरली गुड कंडक्टर के लिए हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक, लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो अल्फा की वैल्यू वहां पर बड़ी सी वैल्यू आती है, वो भी हम यहाँ पे पुट करके उसका
निकाल सकते हैं। तो आप दोनों ही मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं, और उसके बाद दोनों मीडियम के लिए आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर में है तो ये सब काम आप कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन अभी इनकम्प्लीट है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप इसे, ये डायग्राम में दिखा भी रखा है, तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जी पार्ट की, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आर इक्वल इन डिस्टिल्ड वाटर वेयर सिग्मा इज इक्वल टू दिस एंड ई आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सिग्मा और रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है आपको डिस्टिल्ड वाटर की, और आपको बताना है कि इस फ्रीक्वेंसी पे जेसी जो होगा वो जेडी के बराबर होगा। तो जेसी इक्वल टू जेडी हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है। जेसी जो होता है, करंट डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, और सिग्मा कंडक्टिविटी है मीडियम की, तो सिग्मा ई के बराबर होता है, जे इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा ई कंडक्शन के लिए। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है जेडी, ये मैक्सवेल इक्वेशन से अगर आप रिकॉल करें तो ये डेल डी एस बाय डेल टी होता है। ठीक है ना, ये जो एस सबस्क्रिप्ट है ये बता रहे हैं कि ये फेजर क्वांटिटीज है। ठीक है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड का साइन ले लिया है। अब ये देखिए जरा, सिग्मा ई एस, और यहाँ पर इसको जब हम ओपन करेंगे डी की जगह हम क्या, अभी हमने देखा कि एप्सिलॉन ई लिख सकते हैं ना, तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, और ई जो जब डिफरेंशिएट होगा इसमें ओमेगा की टर्म जो है वो आगे आ जाएगी, और डिफरेंशिएट होने के बाद ये एज इट इज रह जाएगा। तो ये ई एस से ई एस कैंसिल होने के बाद हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में ई बचेगा। Here we can put the values and find out what is omega, and we can also find out frequency. This is rotational frequency ना, in radian per second. ठीक है, हम एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद दिस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास H पार्ट, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019। तो टर्म SWR को और प्रोपगेशन कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो जो होता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, हम जो पैरामीटर लेते हैं V और I लेते हैं, तो V मैक्स अपॉन V मिन, I मैक्स अपॉन में I मिन, और सेम चीज को हम इसको ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की टर्म्स में भी लिख सकते हैं इस तरह से, और इन्हीं के रेशियो की टर्म्स में हम इसका स्टेटमेंट लिख करके डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे EM वेव की, तो अगर ये EM वेव के लिए पूछा गया होता तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि EM वेव जो हम रिप्रेजेंट करते हैं करने के लिए दो फंक्शन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक और फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, उससे हम स्टैंडिंग वेव रेशियो को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके। अगेन अगर हम प्रोपगेशन कांस्टेंट की बात करें तो इसमें होता है अल्फा प्लस जे बीटा होता है हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये एटीन्यूएशन कांस्टेंट है और ये फेज कांस्टेंट है, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कितना एंगल का डिफरेंस आता है, दैट इज फेज कांस्टेंट। और एटीन्यूएशन हमें बताता है, अभी हमने देखा कि एम्पलीट्यूड गिरना शुरू होता है, तो अल्फा बताता है कि वो कितनी तेजी से गिरेगा, अल्फा की वैल्यू जितना ज्यादा अल्फा की वैल्यू उतना तेजी से वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो अगेन प्रोपगेशन कांस्टेंट हमने EM वेव्स में भी डिफाइन किया था और ट्रांसमिशन लाइन में भी किया था। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये यहाँ पर जो इक्वेशन से हमने निकाला था वो ये इक्वेशन थी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी यहाँ पे, वोल्टेज और करंट की टर्म्स में दो इक्वेशन बनी थी, करंट की टर्म में भी बनी थी यहाँ पर। तो और उससे हमने जब इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला इसको सॉल्व किया था तो ये आता है। अगेन अगर हम EM वेव्स की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में आया था, तो उसके लिए सोल्यूशन ये आया था। ठीक है, तो यहाँ पे पावर में ये गामा है विच इज अवर प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि बाय चांस अगर आपसे EM वेव्स के लिए पूछे तो आपको क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, so that's it for 2019 part 1 and term paper. Thank you.